दोस्तों ये कहानी है ऐसी लड़की की जिसने अपनी बाप की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पे लगा दी। और इसमें जिस बंदे ने उस लड़की की मदद की उस बेचारे की दोनों आंखें नहीं है, वो आंख से अंधा है, लेकिन फिर भी उसने मदद की। यार जंगल से कहानी शुरू होती है। जंगल में बहुत सारे भूत प्रेत चुड़ैल जादूगर आते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। की शुरुआत में एक इतिहासकार को दिखाया जाता है जो अपने राज्य की राजकुमारी युवा से कहता है, आज से कहीं 100 साल पहले जादू टोना होना आम बात थी। तब सोरम नाम का एक बुद्धिमान और दयालु राजा हुआ करता था। उसके पास एक ऐसा चमत्कारी मुकुट था जिससे वो ना सिर्फ किसी की इच्छा भी पूरी कर सकता था बल्कि हर बीमारी का इलाज भी कर सकता था। दूर दूर से लोग अपनी बीमारी ठीक कराने और अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए राजा के पास आते थे। एक दिन राजा अपने मुकुट के जादू के दरबार में आई हुई एक औरत के बच्चे को ठीक कर देता है। औरत के जाने के बाद राजा का जादूगर सलाहकार जफर उनसे उनका मुकुट और राजगद्दी मांगने की जिद करता है। उसकी गद्दारी देखकर राजा सैनिकों से उसे पकड़ लेने को कहते हैं, पर वो जादूगर सलाहकार अपने काले जादू से राजा सुरोन पे हमला कर देता है। राजा उसका बहुत विरोध करती है। जादूगर जफर का जादू इतना ताकतवर तो नहीं होता कि वो राजा को मार सके या फिर उनसे जबरदस्ती उनका मुकुट छीन सके, इसलिए वो राजा को उनके राज्य को तबाह होने का श्राप दे देता है। इतिहासकार द्वारा बताई गई ये घटना सुनकर राजकुमारी युवा कहती है, नहीं ये सिर्फ एक कहानियां है। तो इतिहासकार कहता है, नहीं राजकुमारी, इतिहास के पन्नों में राजा सोरोन के साम्राज्य का जिक्र मिलता है। अगर आपको उनका वो जादुई मुकुट मिल जाए तो आपके पिता राजा विलियम का लाइलाज बीमारी ठीक हो सकती है। राजा विलियम का दूत मंत्री होजो इतिहासकार और राजकुमारी की बातें सुन रहा होता है। अगले सीन में उसी राज्य के गांव में मार्टिन नाम का एक अंधा लोहार को दिखाया जाता है जो राजा विलियम की सेना के लिए हथियार तैयार कर रहा होता है। उसका दोस्त उनसे पूछता है क्या बीमार राजा किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है। तभी मार्टिन की माँ आती है और कहती है कि नहीं, राजा तो बूढ़ा हो गया है, पर उसका जो दूत मंत्री होजो कोई ना कोई चाल चल रहा है ताकि वो खुद राजा बन सके और राजा की इकलौती बेटी युवा से शादी कर सके। अगले सीन में राजकुमारी युवा मंत्री होजो के साथ अपने बीमार पिता विलियम के पास जाती है और उनसे कहती है, मुझे जानकारी मिली है कि राजा सोरोम के जादुई मुकुट से आपका लाइलाज बीमारी ठीक हो सकती है। राजा उससे कहते हैं, ये सिर्फ एक कहानियां है, तुम इन चक्करों में मत पड़ो और मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे, इसलिए तुम जल्दी से किसी योग्य राजकुमारी से शादी कर लो ताकि हमारे राज्य को कोई उत्तराधिकारी मिल जाए और मेरे ना रहने के बाद मेरे राज्य को संभाल सके। तभी युवा कहती है, मैं भी योग्य राजकुमार मिलने का इंतजार कर रही हूँ पिताजी। उसके बाद जब युवा मंत्री होजो के साथ अपने पिता के कमरे से बाहर आती है तो दुष्ट होजो उनसे कहता है कि राजकुमारी, मैंने राजा के सामने आपसे सच नहीं बताया, पर राजा सोरोम और उनका जादुई मुकुट सच में मौजूद है। आपके पिता ने आपसे इसलिए झूठ बोला क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप इस जादुई मुकुट को ढूंढने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालो। ये सुनते हुए युवा पूछती है कि राजा सोरोन का राज्य कहाँ है। तो वो कहता है कि आपके कई पूर्वज उस मुकुट को ढूंढने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए वहां तक पहुंचने का नक्शा आपके पिता अपने राजदंड में छुपा रखते हैं। अगर आपका कोई भाई होता तो वो जरूर उस मुकुट को ढूंढ कर आपके पिता को ठीक कर देता। युवा होजो की चालाकी नहीं समझ पाती और अपने कमरे में जाकर सोचती है कि मैं हर हाल में वो मुकुट ढूंढ के लाऊंगी। फिर रात में जब वो अपने पिता के कमरे में जाने लगती है तो दरवाजे पर खड़े सिपाही युवा से कहती है कि मंत्री होजो का आदेश है, रात में आराम कर रहे राजा के कमरे में कोई नहीं जा सकता। ये सुनते ही सैनिकों को वहां से हटाने के लिए एक तरकीब लगाती है। वो सामने वाले कमरे में अपनी माला के मोती बिखेर देती है और वहां रखे हुए सैनिक के कवच नीचे जमीन पर पटक देती है। आवाज सुनते हुए राजा के कमरे की रखवाली कर रहे दोनों सैनिक वहां आते हैं और वो जमीन पे पड़ी मोतियों पर फिसल कर नीचे गिर जाती है और उठने की कोशिश में हर बार फिसलते रहती है। मौका देकर युवा चुपके से अपने पिता के कमरे में घुस जाती है। जो सैनिक होता है वो ये सब चुप कर देख रहा होता है क्योंकि ये सब उसकी योजना होती है। वो चाहता है कि राजकुमारी उस मुकुट को ढूंढने के लिए जाए और फिर कभी लौट कर ना आए ताकि वो वहां का नया राजा बन सके। उधर अपने पिता के कमरे में वहां पहुंचकर युवा उसके राजधन से सोरोन के राज्य तक पहुंचने का नक्शा निकाल देती है और फिर अपने कमरे में वापस आकर उस नक्शे को खोलती है। नक्शे के अनुसार सोरोन का साम्राज्य टेढ़ी छोटी वाली पहाड़ियों के बीच मौजूद होता है। ये जानकारी मिलने के बाद उसी रात युवा एक छोके वाले कपड़े पहनती है और पुरानी जो तलवार लेती है और वो चुपके से महल के बाहर निकल जाती है। एक घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर भागने लगती है। चेहरा ढका होने की वजह से सैनिक युवा को नहीं पहचान पाते और चोर समझकर उसको पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन युवा सैनिकों को घोड़े से ठोकर मारकर वहां से भागने में कामयाब रहती है। होजो को ये सब पता रहता है, इसलिए अपनी योजना के अनुसार अब वो राजकुमारी के भाग जाने वाली बात राजा को बता देता है और राजा पूछते हैं आखिर राजकुमारी को उस नक्शे की जानकारी किसने दी। तभी वो दुष्ट होजो उसका झूठा इल्जाम एक नौकर पे लगा देता है और सैनिकों से उसे पकड़ाकर जेल में बंद करवा देता है। अब राजा होजो से कहता है कुछ भी करके मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढ के लाओ।
चालाक खोजो इसी मौके के इंतजार में होता है, इसलिए वो राजा से कहता है कि राजकुमारी को जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए मुझे आपके सारे अधिकार चाहिए होंगे, तभी राज्य में लोग मेरा आदेश मानेंगे। अपनी बीमार बेटी के ना मिलने के परेशान से राजा मजबूरी में खोजो को अपने सारे अधिकार सौंपते हुए कहता है, जब तक राजकुमारी नहीं आती तब तक मैं अपने राज्य के सारे अधिकार तुम्हें सौंपता हूँ। ये सुनते हुए होजो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक ही हो रहा था। उसके बाद अब वो अपने कमरे में जाता है और एक जादुई शीशे के जरिए अपनी चचेरी बहन से कहता है कि राजा ने अपने सारे अधिकार मुझे दे दिए हैं, अब मैं सभी पड़ोसी राज्यों पर हमला करके उन सब पर कब्जा कर लूंगा और एक शक्तिशाली सम्राट बन जाऊंगा। लेकिन अब भी राजकुमारी मेरे लिए बाधा बन सकती है, इसलिए मुकुट को ढूंढते हुए अगर वो तुम्हारे पास आए तो उसे जिंदा मत रहने देना। अगले सीन में अंधे लोहार मार्टिन को दिखा जाता है, जो अपनी छड़ी की मदद से जंगल में जाता है और वहां से क्रिसमस ट्री की एक शाखा को घसीटते हुए अपने गांव में लेकर आता है। फिर जब वो अपने घर पे पहुंचता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा बिना आंखों के तुम ये सब जोखिम भरे काम क्यों कर रहे हो। मार्टिन कहता है कि माँ, क्रिसमस का त्योहार आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद उसे लेकर आऊँ, भले ही मेरी आंखें नहीं हो, फिर भी मैं सूंघकर सब कुछ अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। कुछ देर बाद महल से भागी हुई राजकुमारी इस बर्फीले मौसम में इस गांव तक आ जाती है और वो अपनी पुरानी तलवार में धार लगवाने के लिए गांव के लोगों से किसी लोहार की दुकान के बारे में पूछती है। तो गांव वाले उस मार्टिन के पास जाने को कहती है। तो मार्टिन अपने घर पर क्रिसमस की तैयारी में लगा हुआ होता है। तभी राजकुमारी अपना घोड़ा लेकर उसके पास आती है और उसकी आवाज़ सुनकर मार्टिन कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो युवा कहती है कि मुझे अपनी जंग लगी तलवार पर धार लगवानी है और घोड़े के खुरमे पर नाल लगवानी है। तो मार्टिन उनसे उनकी तलवार ले लेता है और कहता है कि जब तक मैं ये दोनों काम करता हूँ तब तक आप अपनी मेरे घर पे मेरी माँ के पास रुकिए। युवा कहती है ठीक है। अब मार्टिन युवा का घोड़ा और तलवार लेकर अपनी भट्टी पे चला जाता है और युवा मार्टिन के घर में आ जाती है और मार्टिन की माँ राजकुमारी को पहचान लेती है और हड़बड़ाकर उसकी आव भगत में लग जाती है। राजकुमारी की सेवा में उसके सामने घर में सारे पकवानों का ढेर लगा देती है। उधर मार्टिन युवा के तलवार पे धार लगाता है और फिर अपने घर पर वापस आकर मेज में रखी हुई मिठाइयाँ खाने लगता है। तो उसकी माँ उसको टोकते हुए कहती है कि ये राजकुमारी के लिए, वो हमारी मेहमान है। तभी मार्टिन युवा से कहता है कि मैंने आपके घोड़े की नाल और आपकी तलवार पे धार लगा दिया है। तभी मार्टिन की माँ युवा से पूछती है कि आप अकेले क्यों निकली हो। तभी युवा उनसे कहती है कि मैं टेढ़ी चोटी वाले पर्वत पे जा रही हूँ। ये सुनते हुए मार्टिन की माँ युवा से कहती है कि वो क्षेत्र बहुत खतरनाक है, वहाँ जानवर तक जाने से डरती है, इसलिए आपको वहाँ पे अकेले नहीं जाना चाहिए। उसी बीच मार्टिन युवा से पूछता है कि आप वहाँ पे जाना क्यों चाहती हो। तो युवा कहती है कि मुझे अपने पिता की बीमारी ठीक कराने के लिए राजा सोरोम का जादुई मुकुट चाहिए। तो मार्टिन की माँ कहती है कि बेटी समझने की कोशिश करो, जो भी सोरोम के महल तक गया वो आज तक जिंदा नहीं लौटा, उसलिए वहाँ मत जाओ। लेकिन जब युवा जिद करती है तो वो उनसे कहती है ये काम करो, अभी रात हो गई है इसलिए आप सुबह निकलना, तब तक हमारे घर पे रुकिए। युवा कहती है ठीक है। तो मार्टिन की माँ युवा को लेटने के लिए एक बेड दे देती है। फिर जब वो अपने बेटे के पास आती है तो मार्टिन उनसे कहता है कि माँ, मैं राजकुमारी के साथ जाऊंगा। ये सुनते हुए उसकी माँ घबरा जाती है और उससे कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। मार्टिन कहता है पर राजकुमारी को अकेले वहां जाने देना वो भी तो ठीक नहीं है। तो मार्टिन की जिद करते देखकर उसकी माँ कहती है कि इस बारे में हम सुबह बात करेंगे। फिर वो एक चाय में एक जड़ी बूटी डालकर मार्टिन को उसे पीने के लिए दे देती है। थोड़ी देर में मार्टिन बैठे बैठे वहीं पे सो जाता है और सुबह जागने पर वो अपनी माँ से पूछता है कि राजकुमारी कहाँ है। तो उसकी माँ कहती है वो रात में ही चली गई थी। तो मार्टिन कहता है आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो इस पर उसकी माँ बहाने बनाने लगती है। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा किसी खतरे में पड़े, इसलिए उसको राजकुमारी के साथ जाने से रोकने के लिए मार्टिन के चाय में जो जड़ी बूटी है वो मिला दी थी, जिससे वो सुबह देर तक सोता रहे। खैर मार्टिन को इस बात पे शक भी होता है। उसी दौरान उसे वैसे ही खुशबू आती है जैसे राजकुमारी के कपड़ों से आती थी। तो वो खुशबू वाली दिशा में जाता है और उसे वहाँ जमीन पे पड़ा हुआ राजकुमारी का रुमाल मिलता है। तभी मार्टिन की माँ आकर उससे कहती है कि तुम राजकुमारी का रुमाल पकड़कर जमीन पे क्यों बैठे हो, क्या तुम्हें कोई काम नहीं है क्या। तभी ये सुनते हुए मार्टिन लकड़ियाँ काटने लगता है। फिर जब वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है तभी राजकुमारी का घोड़ा वहाँ आता है और घोड़े की आवाज़ सुनकर मार्टिन उसके पास जाकर उसे छूकर देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये राजकुमारी का ही घोड़ा है। अब वो जल्दी से अपने घर के अंदर जाता है और कपड़े पहन के तैयार हो जाता है। ये देखते ही उसकी माँ उससे कहती है कि तुम अचानक कहाँ जा रहे हो। मार्टिन कहता है कि युवा का घोड़ा अकेले लौट आया, शायद राजकुमारी किसी खतरे में होगी, इसलिए मुझे वहाँ पे जाना होगा। तो उस पर उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन उसकी एक बात भी नहीं मानता है और वो उसे खाने के लिए एक झोला बंद और सुरक्षा के लिए कुल्हाड़ी दे देती है। मार्टिन दोनों सामान को अपने साथ में लेकर घोड़े पे बैठ जाता है और उसे कहता है मुझे उसी जगह पे ले चलो जहाँ राजकुमारी को छोड़कर तुम यहाँ लौटे हो। अब घोड़ा मार्टिन को लेकर आगे बढ़ता है और ठंड के मौसम होने की वजह से
चारों ओर बर्फ की चादर बिछी रहती है। घोड़ा उन बर्फीले रास्तों से गुजरते हुए मार्टिन को जंगल के किनारे तक ले जाता है और फिर वो वहीं पे रुक जाता है और वो आगे नहीं बढ़ता। ये देखते हुए मार्टिन समझ जाता है कि डर के मारे ये आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी माँ ने उस बारे में उसको बताया था। अब घोड़े को वहीं पे छोड़ देता है और अपना झोला उठाकर कुल्हाड़ी से रास्ते की टोह लेता हुआ वो आगे बढ़ जाता है। चलते चलते वो एक पहाड़ी रास्ते पे पहुंच जाता है जिसके बीच में एक दीवार बना होता है। तो मार्टिन उस दीवार को पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। दूसरी तरफ एक हरा भरा जंगल होता है और दीवार का उस तरफ का हिस्सा एक मूर्ति के चेहरे के आकार का होता है, जिसके कान के अंदर एक छोटा सा बौना खड़ा होता है। वो तेज आवाज में मार्टिन से कहता है कि मैं यहाँ का गार्ड हूँ, मुझे बिना कुछ दिए तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। अंधा होने की वजह से बेचारे मार्टिन को यह पता भी नहीं चल पाता कि उसको रोकने वाला सच में गार्ड है या भी नहीं। मार्टिन उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी सिक्का नहीं है, मैं एक साधारण लोहार हूँ और यह राजकुमारी को ढूंढने के लिए आया हूँ। तो बौना बहुत ही चालाक होता है। वो मूर्ति के अंदर से आवाज निकालकर लोगों को डराता था और उनसे अपनी जरूरत की चीजें ले भी लेता था। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारे झोले में क्या है। तो मार्टिन कहता है कि रास्ते के सफर के लिए मेरी माँ ने कुछ लड्डू दे रखे है। ये सुनते हुए बौने के मुंह में पानी आ जाता है। वो उसे लड्डू मांगता है तो मार्टिन उसे खुशी खुशी एक लड्डू दे देता है। तो बौने को लड्डू का स्वाद बहुत पसंद आ जाता है, इसलिए वो उसकी झोली में घुसकर बाकी के लड्डू खाने लगता है। तो उसकी आवाज़ सुनते हुए मार्टिन उसको पकड़ लेता है और कहता है इतने छोटे से होकर तुम मेरा लड्डू चुरा रहे हो। तो बौना कहता है कि मुझे काफ़ी भूख लगी, जंगल में जल्दी कुछ खाने को नहीं मिलता, इसलिए मुझे तुम्हारी झोली में घुसना पड़ा। लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हें एक ऐसी जानकारी दूंगा जिससे तुम्हें राजकुमारी को ढूंढने में मदद मिलेगी। मार्टिन पूछता है कि कैसी जानकारी। तो बौना कहता है इस जंगल में आगे जाने पर नदी के पास एक अजीब सा एक बूढ़ी औरत आपको दिखेगी। उससे तुम्हें राजकुमारी के बारे में जानकारी मिल सकती है, पर उसे सतर्क रहना और हो सके तो उसकी बिल्ली को उठा लेना। ये जानकारी पाकर मार्टिन बौने को एक और लड्डू दे देता है और अपना झोला उठाकर वहां से आगे बढ़ता है। आगे जाने पर जब अपनी कुल्हाड़ी से रास्ते की टो ले रहा होता है तो सामने उसे छोटी नदी होने का पता चलता है। गहराई का अंदाजा लगाने के लिए वो छोटी नदी में 2-3 पत्थर फेंकता है। फिर नदी के गहरी ना होने का अंदाजा लगने पर अपने कपड़े उतार कर उस नदी को पार करने लगता है। लेकिन बौना अभी भी छुप कर उसका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि उसे मार्टिन से खाने के लिए एक और लड्डू चाहिए होता है। वो नदी पार करके जैसे ही मार्टिन आगे बढ़ता है तो जंगल के पहाड़ी रास्ते से उधर आ रही एक अजीब शक्ल वाली बुढ़िया उसे देख लेती है और उससे पूछती है तुम यहाँ पे किसको ढूंढ रहे हो। तो मार्टिन कहता है कि हाँ, एक राजकुमारी को मैं आपने देखा है क्या। तो गुस्से से वो डायन कहती है कि मेरी याददाश्त कुछ कमजोर है, इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर मैं अपनी सारी बातें अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो तो वहाँ डायरी पढ़कर मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि राजकुमारी मिली या नहीं। मार्टिन कहता है ठीक है। अब वो डायन उसे अपने घर ले जाती है। मार्टिन थोड़ा झिझक रहा होता है, लेकिन डायन उसे चिकनी छुपड़ी बातें करते हुए उसे अपनी झोपड़ी के अंदर ले जाती है और एक स्टूल पे बिठा देती है। मार्टिन उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें राजकुमारी मिली या नहीं। डायन उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो उसको पकाकर खाने के लिए लेके आई थी। उसके बाद वो डायन बेहोशी की दवा मिलाकर उस मार्टिन को दूध पीने के लिए देती है। दूध को देखते ही मार्टिन को उस पर शक होता है और उसे उस बौने आदमी की याद आ जाती है, क्योंकि बौने आदमी ने उस बूढ़ी औरत से सतर्क रहने के लिए कहा था, इसलिए वो दूध नहीं पीता। और वो मार्टिन कहता है कि आपके दरवाजे के बाहर आपको कोई बुला रहा है। ये सुनते हुए डायन घर के बाहर जाकर इधर उधर देखने लगती है। उसी दौरान घर के अंदर मार्टिन अपना जो गिलास है वो बदल देता है और अंदर आकर डायन उससे कहती है बाहर तो कोई नहीं है, तुम अभी ये दूध पी लो, उससे तुम्हारी जो सारी थकान है वो दूर हो जाएगी। तो मार्टिन अब बदले हुए दूध को पी लेता है और डायन भी अपने कप में रखा हुआ दूध पी लेती है। दूध पीते ही बेहोशी का नाटक करते हुए मार्टिन अपने मेज पे ही लुढ़क जाता है। ये देखते हुए डायन बहुत खुश हो जाती है और कहती है आज मुझे अंडे का मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि राजकुमारी तो मेरे जाचे में आई नहीं। डायन को यह पता नहीं होता कि उसने जो खुद दूध पिया था वो बेहोशी वाला दूध था, इसलिए कुछ ही मिनट में वो बेहोश हो जाती है और बेहोशी का नाटक करते हुए मार्टिन उड़ जाता है। इसके कुछ घंटे बाद में जब डायन को होश आता है तो वो भगोले में उबल रहे पानी के ऊपर एक रस्सी से उल्टी लटकी हुई पाई जाती है। मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हारा दाग उल्टा पड़ गया, इसलिए अब जल्दी से मुझे बताओ राजकुमारी कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें उबाल कर तुम्हारा सूप बना दूंगा। तो डायन उससे कहती है कि राजकुमारी यहाँ आई थी, पर उसके पास जो तलवार थी उसकी वजह से मेरा जो जादू है वो बेअसर रहा। फिर वो यहाँ से राजा सोरूम के महल में चली गई। सोरूम राजा एक शराबी थे, जो भी उसे देखता है वो तुरंत पत्थर का हो जाता है, इसलिए वहां से लौटकर आज तक कोई वापस लौट नहीं पाया। तो मार्टिन पूछता है कि राजा सोरूम के महल तक कैसे पहुंचा जाता है। तो डायन कहती है कि पहाड़ी पार करके रास्ते से होते हुए तुम्हें घाटी के अंत तक जाना होगा।
राजा शोरूम का महल तुम्हें वहीं मिलेगा। ये जानकारी पाते हुए मार्टिन अपना झोला और कुल्हाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है और उससे कहती है कि आप मुझे खोल दो, लेकिन मार्टिन उसे नहीं खोलता और उसकी बिल्ली लेकर वहां से चला जाता है। मार्टिन के जाने के बाद डायन झूलते हुए कुल्हाड़ी उठाती है और अपना बंधन काट कर आजाद हो जाती है। उसके बाद वो अपने जादुई आईने के सामने आती है और अपना चचेरे भाई जोजो से कहती है। तो जोजो कहता है कि राजकुमारी उसके महल में जाकर पहले से ही पत्थर की हो चुकी है और कोई नहीं जानता कि राजा शोरूम को शराब देने वाला सलाहकार जफर मैं ही हूँ, जो इतने साल बाद भी जोजो के नाम से रह रहा हूँ। फिर कौन है जो शराब छोड़ सकता है? तो डायन कहती है कि भाई आपके अनुसार अगर कोई शोरूम को देख ले तो पत्थर का हो जाता है, पर अगर कोई बिना पत्थर बने उसके साथ एक दिन भी गुजार ले तो वो शराब टूट भी सकता है। जफर पूछता है कि ऐसा कौन है जिसके ऊपर शराब का असर नहीं होता? तो डायन कहती है मार्टिन नाम का एक लोहार है, वो अंधा है और उसी वजह से शराब का उस पर कोई असर नहीं होता है। ये सुनते हुए जफर शौक जाता है और डायन से कहता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो शोरूम का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसके बाद जफर धुआं बनकर महल से गायब हो जाता है। अगले सीन में मार्टिन को दिखाया जाता है जो चलते चलते संकरी पहाड़ियों के बीच पहुंचकर ऊपर चढ़ रहा होता है। उसीलिए वो कुल्हाड़ी से तो ऊपर चढ़ने लगता है, पर जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है तो रास्ता और भी संकरा और दुर्गम होता जाता है। लेकिन मार्टिन हार नहीं मानता। तभी एक चट्टान पर बोना प्रकट होकर उसे कहता है तुम ऐसी तंग पहाड़ियों के बीच में हो जहां अगर तुम फंस गए तो जल्दी बाहर नहीं निकल पाओगे। पर मार्टिन उसकी बात को अनसुना कर देता है और चट्टान पकड़ के ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। उसी बीच वहां बोने के पीछे चट्टान पर जफर प्रकट होता है। वो पहले तो अपने काले जादू से बोने को पत्थर का पुतला बनाकर नीचे गिरा देता है, फिर अपनी काली शक्तियों से पहाड़ पर चढ़े मार्टिन को नीचे धकेल देता है। उससे पहले मार्टिन नीचे गिरकर जख्मी होता, जफर उसे रोक देता है और उससे मार्टिन बच जाता है। पर अंधा होने की वजह से मार्टिन को कुछ पता नहीं रहता कि आखिर ये क्या हो रहा है। और जफर एक चाल चलते हुए बोने की आवाज में उसे कहता है तुम नीचे गिरने वाले थे, लेकिन मैंने तुम्हें अपने जादू से बचा लिया। मार्टिन कहता है उसके लिए धन्यवाद। अब जफर बोने की आवाज में फिर से उसे कहता है कि जब तक राजा सोरम जीवित है तब तक उसका शराब ऐसे ही बना रहेगा और बिना शराब टूटे पत्थर बन चुकी राजकुमारी कभी इंसान नहीं बन पाएगी। इसलिए तुम्हें राजा सोरम को मारना पड़ेगा। लेकिन मार्टिन को यह पता नहीं रहता कि वो बोना नहीं, वो जफर था। इसलिए वो उसकी सलाह मानकर फिर से पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। आखिरकार सोरम के खंडर महल के पास पहुंच जाता है। फिर कुल्हाड़ी के आगे के रास्ते की टो लेते हुए राजा के महल में दाखिल होता है। महल के अंदर शराब की वजह से पत्थर बन गए सभी लोगों के पुतले खड़े होते हैं। मार्टिन सभी पुतलों को सूंघकर चेक करता है। एक पुतले से उसे राजकुमारी की रुमाल जैसी सुगंध आ रही होती है, इसलिए वो समझ जाता है कि यही राजकुमारी है और उसी पुतले के पास राजकुमारी की तलवार भी पड़ी होती है। अब मार्टिन सोरम को पुकारता है और अपने सिंहासन के पास दुखी बैठा सोरम मार्टिन से कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं किसी शराब की वजह से जो कोई मुझे देखता है वो पत्थर का बन जाता है। सोरम की आवाज सुनकर मार्टिन अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसके सामने जाता है और उसे देखकर सोरम हैरान होते हुए फिर से पूछता है कि इस शराब की वजह से आखिर तुम अब तक पत्थर क्यों नहीं बने? तो मार्टिन कहता है क्योंकि मैं देख नहीं सकता, इसलिए मुझ पर शराब का कोई असर नहीं होगा। सोरम कहता है कि मैं 1000 सालों से शराब पीता हूँ। तो मार्टिन पूछता है ऐसा क्या हुआ? तो सोरम कहता है मेरे जादूगर सलाहकार जफर ने मुझसे मेरा मुकुट और मेरी राजगद्दी छीनने की कोशिश की, पर जब वो इसमें नाकाम रहा तो उसने मुझे अकेला रहने का श्राप दिया और कहा मेरे करीब आने वाला हर प्राणी पत्थर का बन जाएगा। मार्टिन कहता है कि मुझे एक तरीका पता चला है, अगर आपको मार दिया जाए श्राप खत्म हो जाएगा। तो राजा कहता है मैंने हमेशा लोगों का भला किया है, अगर मेरे मरने से श्राप खत्म हो सकता है और सभी लोग वापस से इंसान बन सकते हैं तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर राजा अपने घुटने टेक कर बैठ जाता है और मार्टिन उसकी गर्दन के पास कुल्हाड़ी लगाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन मार्टिन का दिल कहता है कि ये गलत है, इसलिए वो राजा को नहीं मारता और उनसे कहता है आप निर्दोष हो, आपको मारना पाप होगा, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा इस श्राप को तोड़ने का। तभी वहां पे जफर प्रकट होता है और मार्टिन से कहता है साले अंधे, मैंने तुम्हें सलाह दी थी उसको मारने की, लेकिन तुमने इसे नहीं मार के मेरा काम बिगाड़ दिया। और उसकी आवाज पहचान कर मार्टिन राजा से कहता है ये तो राजा विलियम का मंत्री है जोजो। सोरम कहता है कि जफर और जोजो वो एक ही है, 1000 सालों से जिंदा है। मार्टिन कहता है कि उसने मुझे बोने की आवाज में मुझे आपको मारने की धमकी दी थी, पर मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ये सुनते ही जफर नाराज हो जाता है और मार्टिन को अपने काले जादू से हवा में उछाल कर जमीन पर पटक देता है। उसके बाद वो अपने काले जादू से राजा को पीछे धकेल देता है और मार्टिन फिर से खड़ा होता है और जफर से कहता है मैं तुम्हें हर हाल में रोकूंगा। ये सुनकर जफर अपने काले जादू से मार्टिन को फिर से हवा में उछाल देता है और अपनी काली शक्तियों से उसे हरा देता है, जिससे बेचारा मार्टिन परेशान हो जाता है और उसकी वजह से वो जमीन पे पटक देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। लेकिन मार्टिन अपने हाथों से युवा का रुमाल पकड़कर फिर खड़ा हो जाता है और जफर की आवाज वाली दिशा में बढ़ने लगता है और जफर उससे कहता है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, इस बार मैं तुम्हें एक ही बार में तुम्हारी जान ले लूंगा।
जमीन पे पड़ा राजा सोरम ये सब कुछ देख रहा होता है। अब उससे पहले कि जपर अपने काले जादू से मार्टिन पे जानलेवा हमला करता, तो जल्दी ही राजा मार्टिन की कुल्हाड़ी मार्टिन के पैरों की ओर फेंक देता है और मार्टिन बड़ी फुर्ती से कुल्हाड़ी उठाकर जपर के सीने पर जोरदार वार कर देता है, जिससे काले जादू से भरा हुआ जपर का शरीर पूरी तरह से नष्ट होने लगता है। अब मार्टिन उसके सीने से अपनी कुल्हाड़ी निकाल देता है और जफर छुआ बनकर वहां से भागने लगता है। लेकिन मार्टिन के साथ ही बिल्ली उसे देख लेती है और छुए बने जफर को खा जाती है और जफर मर जाता है और ये शराब टूट जाता है। शराब टूटते ही पत्थर की मूर्ति बने सभी लोग फिर से इंसान बन जाते हैं और राजा का खंडर महल भी पहले जैसा हो जाता है। अब जब राजकुमारी युवा मार्टिन के पास आती है तो राजा सोरम उसे कहती है कि मार्टिन की हिम्मत और इच्छा शक्ति की वजह से मैं शराब से मुक्त हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मार्टिन मुझसे कुछ मांगे। मैं हर कोशिश करूंगा कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। मार्टिन कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस राजकुमारी को बचाने आया था। लेकिन राजा कहते हैं कि तुम खुददार हो, इसलिए तुम खुद से कुछ नहीं मांग रहे हो, पर मैं जानता हूँ तुम अपनी आंखों से दुनिया देखना चाहते हो। इसलिए राजा अपने मुकुट की शक्ति से मार्टिन की आंखें लौटा देता है। आंखें मिल जाने की वजह से मार्टिन बहुत खुश हो जाता है और युवा शोरूम से कहती है कि मेरी भी एक इच्छा है कि मेरे पिता ठीक हो जाए। शोरूम मुकुट को छूकर कहता है ऐसा ही हो। उसके बाद जब मार्टिन और युवा वापस अपने घर लौटने लगते हैं तो राजा शोरूम मार्टिन से कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य को एक नया राजा चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें राजा और युवा को या की रानी घोषित करना चाहता हूं, क्योंकि तुम दोनों बहादुर भी हो और बुद्धिमान भी। मार्टिन और युवा राजा शोरूम द्वारा दी गई जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हम दोनों अपने परिवार से मिलकर जल्दी यहाँ लौटने की कोशिश करेंगे। फिर वो उन दोनों को राजा शोरूम अपने जादू से उनके घर के करीब भेज देता है ताकि दोनों को ज्यादा छलना ना पड़े। युवा मार्टिन के साथ उसके घर जाती है और थोड़ी देर बाद ठीक हो चुके उसके पिता विलियम भी दोनों से मिलने आते हैं और उन दोनों ने अब तक जो घटनाएं घटी है वो बता देते हैं। उसके बाद मार्टिन और युवा की शादी हो जाती है और दोनों राजा रानी बन जाते हैं और शोरूम का राज्य संभालने लगते हैं और उसी तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करूंगा आज का आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।